यहाँ थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना ठीक होगा। महिंद्रा फाइनेंस की जो स्थापना थी वो एक कैप्टिव फाइनेंस कंपनी की तरह हुई थी। महिंद्रा के जो व्हीकल्स हैं उनके लिए इंटरनल फाइनेंसिंग की, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ता चला गया और आज देश में करीब 766 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 2/3 में आप इनकी सेवाएं हैं। और मैं समझता हूँ कस्टमर्स की संख्या, अभी लेटेस्ट फिगर क्या होगी रमेश साहब? सो हम 85% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते हैं। वी हैव अबाउट क्लोज टू 1500 ब्रांचेस। सारा ही स्टेट में हम प्रेजेंट है और हम अब तक 7 मिलियन कस्टमर को फाइनेंस कर चुके हैं। 7 मिलियन, 70 लाख उपभोक्ता कस्टमर्स हैं। बहुत बड़ा ये आकार है। ये वर्तमान है, ये एग्री टेक का, एग्री फाइनेंस का वर्तमान है, लेकिन हमारे बराबर में भविष्य भी है, स्टार्टअप हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उसमें बिल गेट्स फाउंडेशन, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। तो वर्तमान से भविष्य कैसे अलग होए? मतलब ठीक है, डिजिटल का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, डिजिटल तो महिंद्रा फाइनेंस भी है, लेकिन और क्या क्या आप कर रहे हैं ऑडियंस को, जिन्होंने, कुछ लोग होंगे, हालांकि बहुत मकबूल, बहुत प्रसिद्ध कंपनी है देहात नाम की, और पटना बिहार से ओरिजिनेट हुई, अब लगभग पूरे देश की तरफ यात्रा इनकी है। पंजाब में भी अबोहर, लुधियाना में आपके स्टेक्स हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि आप मूल रूप से क्या करते हैं, किसानों को किस तरह की सेवाएं देते हैं? धन्यवाद, नमस्कार सब लोगों को। तो देहात के बारे में मैं वर्तमान और भविष्य पे तो नहीं जाऊंगा, बट देहात के बारे में सिंपल है। देहात वर्ड से ही समझ में आता है कि ये हम लोग रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, हम लोग देहात की बात कर रहे हैं, गांव देहात की बात कर रहे हैं। तो देहात का हमारा एक ही मकसद हमेशा रहा है कि कैसे हम किसानों के बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दे पाएँ जहाँ पर कि वो उनके हर एक तरह की कृषि रिलेटेड जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा कर सकें। तो और ये सिंपल आइडिया है देहात का कि फार्मर्स के लिए ये 1 स्टॉप 360 डिग्री प्लेटफॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि एज देहात फार्मर की जो सबसे बेसिक नीड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनको कृषि के लिए जितने भी सारे इनपुट्स चाहिए उनकी ज़रूरतें होती हैं, खाद बीज की, सही खाद बीज कीटनाशक, कोई उनको सॉइल केयर की ज़रूरत होती है, सॉइल टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, उनके पास कैटल होते हैं तो उनको कैटल मेंटेनेंस, कैटल फीड की ज़रूरत होती है, टूल्स एंड मशीनरीज की ज़रूरत होती है। देहात कोशिश करती है कि ये सारी उनको मिल सके, और इसके लिए देहात जितने भी इस कंट्री के नामी अच्छे सप्लायर्स हैं उनके साथ हम पार्टनरशिप करते हैं। फिर किसानों की दूसरी क्या ज़रूरत होती है कि अच्छा जी अब तो खेत लग गया, अब मुझे सही तकनीक चाहिए, सही सलाह चाहिए, सही टाइम पर चाहिए और एक्शनेबल चाहिए, तो हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर हम लोग एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों की क्या ज़रूरत होती है कि उन प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में, सही मार्केट में सेल कर सकें। तो जहाँ भी किसानों की वो ज़रूरतें होती हैं तो हम लोग उनको मार्केट लिंकेज भी प्रोवाइड करते हैं, बोथ डोमेस्टिक मार्केट में एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। अगर हम कहें कि आप किसानों के लिए अमेज़ॉन वाला काम कर रहे हैं, एग्रीगेटर का, तो क्या ये ठीक होगा? क्या ये मोटे तौर पर ठीक होगा? आप कह सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि अमेज़ॉन के केस में हम सब लोग एक डिजिटल जर्नी पे रहते हैं, और इंडिया में एग्रीकल्चर में आपको हमेशा ही उनके साथ एक चेहरा बन के जाना पड़ता है, उनके साथ बातें करनी पड़ती हैं, उनके साथ एक बहुत ही क्लोज रिलेशन बनाना पड़ता है। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि हम लोग कृषि के लिए अमेज़ॉन विथ अ ह्यूमन टच हैं। ओके, श्याम सुंदर जी, जो जिस लाइन में आप हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि किसानों के पास स्मार्टफोन हो और गांवों में इंटरनेट हो। तो पिछले 2-3 साल में इस मोर्चे पर किस तरह की तरक्की आपने देखी है? क्योंकि किसानों पर अगर स्मार्टफोन ही नहीं होगा या डेटा कनेक्टिविटी ही नहीं होगी तो फिर तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपका अनुभव क्या रहा है? तो वैसा नहीं है। पहली बात, जब हमने 2012 से शुरुआत की थी
और हम लोग सब लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते थे, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते थे, तो ऑब्वियस रहता था कि चलो ऐप लॉन्च कर देते हैं और किसानों को बोलते हैं कि आप ऐप पे करो। लेकिन हमें बहुत, पर हमने जब किसानों के साथ 2-3 साल गांव में रह कर के काम करना शुरू किया तो रियलाइज़ हुआ कि अलग अलग तरह के किसानों की अलग अलग ज़रूरतें हैं, वो अलग अलग स्टेज पे होते हैं और सब लोग ऐप के थ्रू काम नहीं कर सकते। तो हमारा जो मॉडल है वो ये इंश्योर करता है कि जो एडवांस्ड फार्मर्स हैं जो ऐप यूज़ करते हैं वो ऐप पर जाएं, नहीं तो सब लोगों के लिए एक 24/7 कॉल सेंटर है, उनके फ़ोन पे, बेसिक फ़ोन पे IVRS और कॉल सेंटर आता है। बट अगर ये सब भी नहीं है, बट इसके बियॉन्ड जो रैपर है कि हमारा हर एक 5-6 गांव के बीच में एक हमारा सेंटर होता है, फ्रेंचाइजी सेंटर होता है, किसान भाई वहाँ जा सकते हैं और सेम जो उनको रिक्वायरमेंट हैं, सेम जो उनके कंसर्न्स हैं वहाँ से भी सॉल्व होते हैं, तो उनको सेम एक्सपीरियंस उन सेंटर्स से भी मिलता है। तो इसीलिए हमने कोशिश हमेशा की कि ये एग्नोस्टिक वे रहे। पिछले 2-3 साल में, जैसा कि आपका क्वेश्चन था, हमने इसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। हमने ये देखा है कि इंडिया में ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स डिजिटल पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है। और जब आप वर्तमान और भविष्य की बात कर रहे थे, आई थिंक हम सब लोग आज उस कस्प पे खड़े हैं जहाँ पर कि रूरल एरियाज़ में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन आ रहा है और एग्री उस डिजिटल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि एग्री इंडिया में वास्ट है और कॉम्प्लेक्स है और डिजिटल रिवॉल्यूशन के आने से एग्री में जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी चेंज होने वाले हैं। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रही है। देखिए, अब तक की बातचीत का मकसद सिर्फ ये पॉइंट अंडरलाइन करना था कि शहरों की ज़िंदगी जिस तरह टेक्नोलॉजी ने और कनेक्टिविटी, सस्ते डेटा ने और मोबाइल ने बदल कर रख दी है, ठीक वैसा ही कुछ हमारे गांवों में हो रहा है। हम और आप शहरों में रहते हैं, लेकिन मेरे आजू बाजू लोग जो बैठे हैं, जो हस्तियां हैं, उनका तो कर्म क्षेत्र इंटीरियर के गांव हैं और वो हमें बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस की बात तो बाद में होगी, लेकिन वो जो ई एक्सेस है और जो ई एम्पावरमेंट है वो ऑलरेडी होने लगा है और यही सबसे बड़ी उम्मीद है। तो किसान और खेती का जो एक प्रतिनिधि चेहरा हमारे जहन में उभरता है कि मजबूर किसान सूखा पड़ा हुआ है, ज़मीन पर बैठा है, उसको, उस तस्वीर को बदलने के लिए हमें सबको चाहिए। हमें फिनेंस चाहिए, पूंजी का सहारा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए और खुशकिस्मती से अब ये सब हो रहा है। लेकिन ये जो जर्नी है, ये जो पूरे देश की ट्रांसफॉर्मेशन की, कायाकल्प की जो ये जर्नी है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग, उसके रोचक पहलू भी हैं। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था रमेश साहब कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत सामान्य स्तर के लोग हैं और जिनकी कमाई रुपयों में नहीं है, रेजगारी में है। तो कुछ इस तरह के अगर कुछ आप हमें रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताएं तो मुझे लगता है ऑडियंस को और जुड़ाव उनका बढ़ेगा हमारी इस बातचीत से। देखिए, हम काफ़ी 3 व्हीलर्स फाइनेंस करते हैं कस्टमर्स को। अब देखिए, 3 व्हीलर्स में हम आप बैठते हैं, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाते हैं, तो कभी किसी ने 5 रुपीज़ कॉइन दे दिया, 10 रुपये कॉइन दे दिया, 2 रुपये कॉइन दे दिया। अभी वो कॉइन को लेकर के वो क्या करेगा? उसी को लेकर के हमारे पास आकर के इंस्टॉलमेंट के रूप में देते हैं। तो आज हमारी अगर 3 व्हीलर की इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 3,000-4,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट रहती है, 2,500 रुपये की इंस्टॉलमेंट रहती है। 50% जो इंस्टॉलमेंट है कभी कभी वो कॉइन में देता है। इसी को मैं पार्टनरशिप कह रहा था कि कभी कभी जो हमें एक प्रॉब्लम सा दिखता है, अगर उसको आप अपना लो और उसके अराउंड में एक सोल्यूशन अगर आप बना लो तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और आज हम देश में सबसे ज़्यादा 3 व्हीलर फाइनेंसिंग करते हैं और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस 3 व्हीलर के जो पोर्टफोलियो का हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी है वो सबसे हेल्दी भी है। और इसका कारण यही है कि हमने उस कस्टमर का एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया और हमने उसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक अपॉर्चुनिटी उसमें हमने ढूंढ लिया और उसकी साइज़ जो आज इतनी बड़ी हो गई है और कस्टमर रोज की अपनी कमाई करता है, वो उसकी अपनी लाइवलीहुड चेंज हो रही है और हमारे लिए वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सा बन गया है। बहुत रोचक बात है ये। किस जो औसत आकार है लोन का गांवों में, किस
कितने बड़े कर्जे लोग आमतौर पर लेते हैं, एवरेज क्या है आपकी? देखिए, गाड़ियों का लोन जो होता है और गाड़ियों की कीमत आज इतनी हो गई है, तो एवरेज लोन जो है 5 लाख से 7 लाख रुपए तक का लोन हो गया है। तो आप सोचिए, एक कंपनी जो इतनी साल पहले शुरू की थी, हम 1 लाख 2 लाख रुपया लोन देने के लिए बहुत सोचते थे। लेकिन अगर आप एक मार्केट में लगातार काम करो और उस मार्केट की सारी बात को समझने की कोशिश करो और आप समझ जाओ कहीं ना कहीं, तो आपको भी ये समझ में आने लग जाता है कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी और रिस्क कम है। तो जैसे जैसे गाड़ियों की कीमत बढ़ती गई, हमारा लोन भी बढ़ता गया और आज हमारी एवरेज लोन जो है 3 साल से चल के 4 साल की लोन हो चुकी है और 2-3 लाख रुपए की लोन हुआ करता था, आज 5 लाख रुपए की एवरेज हो गई। 5 लाख तक उसकी एवरेज आ गई है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने चुनौतियों की बात की, दर्द की बात की, और रमेश साहब ने भी कहा कि पार्टनरशिप, दर्द में साझा होना। एक अलग संदर्भ में मुख्यमंत्री जी भी ये बात बोल के गए हैं कि मैं तो दर्द साझा करता हूँ लोगों से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा दर्द का दौर था वो कोरोना का था, कोविड में था, और उस वक्त बैंकों का क्या हाल हुआ और जो EMI देने वाले लोग हैं, हम जैसे आप जैसे, उनका क्या हाल हुआ वो हम सब जानते हैं। तो वो जो सबसे बड़ा संकट का दौर था, जब लोन्स चुकाने मुश्किल हो गए थे, तब आपने कैसी पार्टनरशिप शो की और उसमें अपनी कंपनी को कैसे आपने रीअलाइन किया, क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो गया था एक तरह से? देखिए, आज हमारी कंपनी में मंथली इंस्टॉलमेंट जो हम कलेक्ट करते हैं, लगभग 4,000 करोड़ की मंथली इंस्टॉलमेंट्स कलेक्ट होते हैं। और आप जरा से इमेजिन करिए, एक कंपनी की जिसकी कलेक्शन 80-85% कैश में होती थी, तो सोचिए उस कंपनी का क्या हाल होगा कि हम कस्टमर के पास जा नहीं पा रहे और कस्टमर हमारे पास आ नहीं सकते थे। और 21 जो फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट्स थी, हमारी 30 इयर्स की हिस्ट्री में दैट वाज द हाईएस्ट लॉस। 1500 करोड़ रुपए का हमारा लॉस था फर्स्ट क्वार्टर में। लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस था, हमारे जो भरोसा था, ये था कि कस्टमर भी है, गाड़ियां भी है, टाइम चेंज होने में ये ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरीके के जब हम बिजनेस करते हैं, मैं समझता हूं हमारे उस बिजनेस मॉडल में हमें फेथ होनी चाहिए। बिगर फेथ के आप वो काम नहीं कर सकते, ऐसे ही ऊपर नीचे जाएगी, मॉडल्स विल गो अप एंड डाउन, तो हमें उसमें फेथ होने की जरूरत है। दूसरी ये कि वो कस्टमर के साथ इतनी कड़क रिलेशनशिप होनी चाहिए कि अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो हिम्मत से हमें पहले बताएं ताकि हम उसकी सॉल्यूशन ढूंढें। आज क्या होता है कि कस्टमर डर से अपना प्रॉब्लम्स को नहीं बताते हैं और कस्टमर एक प्रॉब्लम को इमेजिन करके उसकी सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करता है और वो जाकर के लीगल में एंड हो जाता है। तो कस्टमर अगर अपने प्रॉब्लम खुल के बताएं तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तीसरी बात है कि हमारी ये कस्टमर बेस्ड जो है वो एम्प्लॉय से सर्विस होती है। सो जब ये कोविड का टाइम आया, सबसे पहले हमारा ये रिक्वायरमेंट थी कि हम अपने एम्प्लॉयज को समझाएं कि आप इस प्रॉब्लम से डर के कंपनी बंद हो जाएगी ये समझ के आप इससे नहीं भागिए। सो ये मेरी जिम्मेदारी थी एज अ CEO ऑफ द कंपनी कि मैं अपने एम्प्लॉय के साथ टच में रहूं और उनको ये बताऊं कि हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, और इस बात को खुल के बताने की जरूरत है। अगर हम सैलरी नहीं दे सकते कुछ महीने, तो हम उनको बताने की जरूरत है कि हम 2 महीना आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो आपने भी मॉरिटोरियम्स वगैरह अनाउंस किए? सो हमने कस्टमर के लिए मॉरिटोरियम्स अनाउंस किए, बोले कि अभी आप ये 3-6 महीना पेमेंट नहीं करो। हमने काफी कस्टमर्स के अकाउंट्स को रीस्ट्रक्चर किए कि भाई हम आपको आगे टाइम बढ़ा के देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने एम्प्लॉयज थे, किसी ने हमें नहीं छोड़ा, लेकिन कंपनी ने भी उतनी जिम्मेदारी ली, हम उनकी सैलरी हमने बिल्कुल नहीं रोका। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है एक भी एम्प्लॉय कम नहीं किया उस पीरियड में। इस बात पर तो ताली बजानी चाहिए आपको। सारे एम्प्लॉयज हमारे साथ कंटिन्यूड रहे, हम उनको सैलरीज दिए, कस्टमर को हमने टाइम दिए। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने शुरू किया था कि उस क्वार्टर में हाईएस्ट लॉस थी हमारी, लेकिन जब हमने ईयर क्लोज किया, हम 1000 करोड़ प्रॉफिट के साथ क्लोज किए उस ईयर।